It would water my equity shares. पानी फिर गया ना यार. Do you think this is your time? तो आज का पहला टॉपिक है कैपिटल मार्केट. अब यार कैपिटल मार्केट क्या होता है? कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है. कैपिटल 11th में हमने पढ़ा है, whenever we talk about capital, we are talking about something big. ऐसा अमाउंट जो हमने बिजनेस में लगाया है बिजनेस को रन करने के लिए. आज भी डेफिनेशन सेम ही है, द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. ठीक है भाई, ये तो हमें बेसिक पता हो गया. तो अगर मैं अभी कैपिटल मार्केट की बात करूं, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, तो कैपिटल मार्केट का क्या सेंस बनता है? फंडा सिंपल है. कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे कोई भी कंपनी मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आइदर इट विल बी अ पीरियड ऑफ 1 से लेके 5 साल के बीच का या मोर देन 5 इयर्स का. अगर इस बीच में कंपनी को इतने टाइम पीरियड के लिए 1 से 5 या मोर देन 5 इयर्स, इस टाइम पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे नाम दिया जाता है कैपिटल मार्केट. अब आखिर कैपिटल मार्केट के और फीचर्स या नेचर्स क्या हैं? कैपिटल मार्केट बेसिकली वो सोर्स है जहां से हम एक इकोनॉमी की सेविंग्स को चैनलाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में. मतलब अगर आपके पास सिर्फ सेविंग्स में रखा हुआ है, तिजोरी में पैसा है, तो मेरे ख्याल से वो फ्रूटफुल नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को किसी मोर एडवांटेजियस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली यूटिलाइजिंग दैट मनी इनटू इन्वेस्टमेंट. तो होता क्या है, जो छोटे छोटे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसा सेव करना चाहते हैं, वो पैसे को उठाते हैं, बैंक्स को दे देते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस को देते हैं या डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं. होल सोल पर्पस ये होता है कि जो भी सेविंग्स एक इकोनॉमी में हो रही है, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए जा सके, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके, लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस मिल सके, और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा कमा सकें. तो आखिर इनके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं? बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, लोन्स हो गए, जो बैंकिंग लोन्स होते हैं जो कंपनीज उठाती हैं. तो यहां पे मैं टिपिकली कंपनीज की बात करूंगा. जब भी मैं यूज करूंगा फाइनेंशियल मार्केट्स, यस वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. क्या कंपनीज के अलावा कोई लोन्स नहीं लेता है, लेकिन यहां पे जब फाइनेंशियल मार्केट की बात कर देते हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. कंपनीज के पास कहां से पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, ये कैपिटल मार्केट बताता है. तो चलिए एक बार फीचर्स पे नजर डाल लेते हैं कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं. नंबर 1, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. होता क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग सेव करने वाले हैं. जैसे मैंने अभी बताया अभी थोड़ी देर पहले, सेव करो, पैसा जमा करो, लेकिन पैसे को जमा करने का भी तरीका होता है. इफ यू आर सेविंग द मनी, आपका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने 10 साल पहले 10 रुपए जमा किए थे तो 10 साल बाद भी 10 रुपए रहे. आप जानते हो, आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ मिले, और उसके लिए जरूरी क्या है, वो पैसे को ऐसे फ्रूटफुल वे में चैनलाइज करना, ऐसी जगह पे लगाना जहां पे आपको उसका एडवांटेज मिले. तो यहां पे कैपिटल मार्केट वही काम करता है. अगर आप पैसा किसी और कंपनी को देते हो, तो आई नो देयर विल बी अ रिस्क, बट ऑब्वियसली द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट्स. तो आप उनको जब पैसा देते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो मैं नहीं बोलूंगा कि शॉर्ट रिटर्न्स मिलेंगे, बट 99.9% चांसेस है कि पैसा कुछ तो बढ़ा हुआ आपको मार्केट से मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट गेटिंग सेविंग्स इनटू, चैनलाइजिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आता है डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जब भी मैं कैपिटल वर्ड यूज करता हूं, तो कैपिटल आपने, जैसे मैंने बताया भी कि पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल. यस, whenever we talk about capital, otherwise working capital, whenever we are talking about capital, yes it is for long term, लंबे वक्त के लिए होती है. तो अगर मैं कैपिटल को उठाता हूं मार्केट से, तो मेरा होल सोल माइंडसेट क्या है, या तो मीडियम टर्म के लिए होगा, मतलब एटलीस्ट 5 साल के लिए तो होगा, नहीं तो उससे ज्यादा के लिए ही होगा. मैं कभी भी इसमें शॉर्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करूंगा. फिर आ जाता है कि कैपिटल मार्केट में कंपनीज जो है वो जानती है कि वो एक एक इंसान को पकड़कर पैसा नहीं निकलवा सकती हैं. तो कंपनीज क्या करती हैं, तीसरे फीचर पे आती हैं कि कंपनीज यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज. दैट मींस कंपनी को बीच में कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, जो कंपनी के बिहाफ पे मार्केट से पैसा उठाते हैं और कंपनी को हैंडओवर करते हैं. बिकॉज जैसा मैंने बताया, बीइंग अ कंपनी यू कैन नॉट हैंडल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज इन द मार्केट, एंड दैट इज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ब्रोकर के पास जाओ, उससे बोलो कि भैया हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, प्लीज मार्केट में हमारे शेयर्स बेचें, डिबेंचर्स बेचें, पैसा कलेक्ट करें, हमारे बैंक अकाउंट में चैनलाइज कर दें और अपना कमीशन खा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट का एक और फीचर ये बोलता है कि कैपिटल मार्केट डिटरमाइन करता है कि किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा. एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट काफी अच्छा है, ऐसा कि जो भी पैसा लगाता है एटलीस्ट उसे उसका डबल तो पैसा मिल जाता है, मे बी 5 साल में, 10 साल में, और जो भी पीरियड में होता है, मतलब कैपिटल मार्केट से काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. ये लग रहा है कि अगर आप जैसे शेयर मार्केट की बात करो, नेस्डैक हो गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, अगर आपको इनसे ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर मैं इनमें पैसा लगाऊंगा, मैंने काफी लोगों से सुना है कि मेरा पैसा डबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी, तो मैं क्या चाहूंगा एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर कि मैं पैसा लगाऊं, आई विल बी एनकरेज्ड.
तो कैपिटल मार्केट जो है वही ये डिटरमाइन करता है कि किसी इकोनॉमी में कितनी कैपिटल फॉर्म होगी। अगर वो कैपिटल मार्केट काफी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहा है, काफी ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों में जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो एनकरेज कर रहा है बाकी सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कि भैया आओ पैसा लगाओ और कमाओ। तो यही एडवांटेज है कैपिटल मार्केट का, यही फीचर है कि अगर कैपिटल मार्केट अच्छा है तो वो एनकरेज करेगा उन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जो कि हिचकिचा रहे हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। कैपिटल मार्केट्स गिव देम द काइंड ऑफ अ श्योरिटी कि वो पैसा लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आखिर कैपिटल मार्केट कितने तरह के होते हैं? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज कर रहे हो। मैंने उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये सब होते हैं। तो कैपिटल मार्केट को जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है प्राइमरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स वो मार्केट्स होते हैं जहां पे कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा सबसे पहली बार उठा रही होती है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी इज पिकिंग अप द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। अब ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो जो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। इसके अंदर वो कंपनीज नहीं आती है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठा रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाने का मतलब होता है कि कंपनी प्राइवेट कैपिटल से पब्लिक कैपिटल जा रही है और उस प्रोसेस को बोला जाता है द कंपनी इज गोइंग पब्लिक। तो उस पार्ट को हम हटा देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत घुमाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है इफ अ फर्म इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या ये पर्टिकुलर सिचुएशन ये बताती है कि वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है? तो नहीं। फिर से बोलूंगा, अंग्रेजी में क्या लिख के आओगे? If a company is taking a loan from the financial institution, it shows that the private capital is being transformed into the public capital, and this process is known as going public. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। तो if it is suggesting going public, that is not a part of the capital market. तो कैपिटल मार्केट का पार्ट क्या है? फिर से बोलूंगा, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये सब है। But a loan taken from a financial institution is not a part of the primary market basically. कैपिटल मार्केट का तो नहीं है, उसके अंदर सब हेड के अंदर प्राइमरी मार्केट में भी आप उसको शो नहीं करोगे। चलिए ठीक है, सीख लिया। आखिर ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसको हम प्राइमरी मार्केट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या मतलब है? या इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो भी आपकी बुक्स में दिया हो अकॉर्डिंगली। इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि आपने एज अ कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करना है। उसके लिए आपने क्या किया? बढ़िया सा ब्रोशर बनाया, जैसे मैंने बताया था शेयर्स चैप्टर में, बढ़िया सा ब्रोशर बनाया, एक प्रोस्पेक्टस बनाया जिसमें आपने कंपनी के ग्रोथ एजेंडाज और अपॉर्चुनिटीज बताई कि फ्यूचर में क्या है और कैसे हम पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से। ये सब चीजें आप किसके अंदर बता रहे हो? एक प्रोस्पेक्ट, बढ़िया एकदम फाइन प्रिंट में एक किताब होती है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। उसके अंदर ही हम बताते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये सब है। एंड यू एक्चुअली स्टिमुलेट, आप पब्लिक को एनकरेज करते हो कि वो पैसा लगाए बिजनेस में और उनके पास पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए और वो रेडी होते हैं आपके साथ प्रॉफिट्स फ्यूचर में शेयर करने के लिए। जिन प्रॉफिट्स को कंपनी शेयर करती है, कंपनी उसे नाम देती है डिविडेंड्स, DIVIDENDS, डिविडेंड्स। ये प्रोसेस क्या होता है? यहां पे कंपनी एक फ्रेश इशू कर रही है मार्केट में, कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है बाय द वे ऑफ शेयर्स, और उसके लिए जो एक ब्रोशर टाइप का एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ जो वो बनवाते हैं जिसमें कंपनी की बहुत बड़ाइयां होती हैं, फ्रॉम द फाइनेंशियल एस्पेक्ट टू द ग्रोथ एस्पेक्ट, एवरीथिंग, वो कहलाता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट बिकॉज सिक्योरिटीज आर बीइंग इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल सेम इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस ही है, लेकिन ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या चेंज होता है? यहां पे भी कंपनी आम जनता के लिए शेयर्स इशू कर रही है। फर्क बस इतना सा आ जाता है कि इसमें कंपनी पहले एक इंटरमीडियरी को शेयर्स इशू करती है ऑन पार वैल्यू मतलब द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर, उस पे इंटरमीडियरीज को उन्होंने इशू कर दिया। जनरली ये इंटरमीडियरीज जो होते हैं ये होती है ब्रोकर्स की कंपनीज, मतलब ये ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स होता है जिनको कंपनी क्या करती है? शेयर्स दे देती है। ये ब्रोकर्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस पे ये उन शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं। कंपनी को इससे क्या एडवांटेज है ऑफर फॉर सेल से? कंपनी को जो फॉर्मेलिटीज फेस करनी पड़ती, जो कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती, कंपनी को अब वो नहीं करना पड़ेगी। कंपनी ने ब्रोकर्स हायर कर लिए हैं, उन ब्रोकर्स को बेच दिया है। अब ये ब्रोकर्स का काम है कि वो किस प्राइस में मार्केट में सिक्योरिटीज को निकालते हैं, ये उनका टेंशन है, एंड दैट इज ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले था इशूइंग थ्रू प्रोस्पेक्टस। इशूइंग थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या था? सीधे सीधे शेयर्स उठाए, पब्लिक को डायरेक्टली बेच दिए। फिर आया ऑफर फॉर सेल, ब्रोकर्स को लेके आया, बीच में ब्रोकर्स की टीम को लेके आए, कंपनीज को लेके आए जो कि ब्रोकर्स के थ्रू डील करती हैं। उन कंपनीज ने क्या किया? कंपनी से पार पे शेयर्स खरीद लिए, एडिशनल प्राइस पे मार्केट में बेचा, ब्रोकर्स ने अपना कमीशन खाया, एक्स्ट्रा पैसा एडवांटेज लिया। कंपनीज को क्या मिला? फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी कंपनी उससे बच गई। तीसरा आता है प्राइवेट प्लेसमेंट।
ये भी ऑफर फॉर सेल की तरह है, बस ऑफर फॉर सेल में ये था कि जो ब्रोकर है वो आम जनता को बेच देता, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आम जनता को ही बेचेगा लेकिन सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं, ब्रोकर सिर्फ इनको ही सिक्योरिटीज बेचता है, जिन्हें बोला जाता है प्रेफर्ड इन्वेस्टर्स। ये वो क्लाइंट्स होते हैं दोज हु आर विलिंग टू पे अ गुड हैंडसम अमाउंट टू द ब्रोकर्स। कंपनी से ब्रोकर्स खरीद लेते हैं और ब्रोकर्स डिसाइड करते हैं कि प्राइवेटली वो किन पर्टिकुलर कंपनीज को ये शेयर्स प्लेस करेंगे। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ब्रोकर्स। बट बस चीज ये है, क्लोज डोर के अंदर होता है, सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स दिए जाते हैं। हाँ, कंपनी इसके लिए भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि कंपनी अपने मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बता सके और जो कंपनीज खरीद रही हैं उनके शेयर्स, उनको एक एज मिल सके कि क्या उन्हें शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं। बस चीज डिफर इतनी करती है दैट दीज शेयर्स विल बी इशूड टू द सिलेक्टेड पीपल, दैट्स इट। तो नेक्स्ट आता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर क्या यूनिक है, इसमें उन कंपनीज की बात की गई जिन्होंने मार्केट में पहले से ही शेयर्स इशू करके रखे हैं। हाँ, वो मार्केट में फिर से फ्रेश इशू लेके आई है नए शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसमें कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी मार्केट में आती है जिसके पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ये प्रीएम्प्टिव राइट हो जाता है। प्रीएम्प्टिव मतलब कि जितना परसेंटेज उनकी होल्डिंग थी, मान लो मैं कंपनी में 0.001% शेयर्स होल्ड करता था, तो उनके नए शेयर्स इशू होने के बाद भी मेरा जो रेशियो है वो 0.001% मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल फंडा है, देखो कंपनी क्या करेगी, हमारा प्रीएम्प्टिव राइट है। प्रीएम्प्टिव मैंने बताया क्या, वी आर हैविंग द राइट टू होल्ड आवर शेयर, द परसेंटेज ऑफ शेयर वी आर हैविंग। और उसके लिए जब भी कंपनी नए शेयर्स लेके आ रही है तो सबसे पहले हमसे पूछेगी कि बताइए भाई साहब, क्या आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अगर हमें नहीं पूछेगी तो कंपनीज एक्ट 2013 का डायरेक्ट वायलेशन है, वो नहीं कर सकती। तो ये फ्रेश इशू है, कंपनी नए शेयर्स लेके आ रही है और क्योंकि हम पहले से शेयर होल्डिंग करते हैं, अगर मेरा 0.001% है और कंपनी मार्केट में और लेके आ गई शेयर्स, किसी और ने भी खरीद लिए, तो वो तो मेरे बराबर ही हो जाएगा। तो मेरे शेयर्स पे तो पानी फिर गया ना भाई, इट वुड वाटर माय इक्विटी शेयर्स। पानी फिर गया ना यार, कि मेरी शेयरिंग पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आया भी का और वो शेयर लेके बैठ गया। तो इसलिए प्रीएम्प्टिव राइट के तहत पहले कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है कि क्या आप शेयर्स लेने में, जो हम फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। पहले कंपनी को उनको शेयर्स अलॉट करना पड़ता है। हाँ, अगर वो शेयर होल्डर्स रिजेक्ट करना चाहें, दैट इज टोटली देयर कॉन्शियंस, नहीं तो आप उनको पहले शेयर अलॉट करेंगे, उसके बाद जनरल पब्लिक, जो एक्स्ट्रा पब्लिक है, आप उनसे शेयर्स का पैसा मांग सकते हैं। दैट इज द राइट इशू, कि अधिकार है उन शेयर होल्डर्स का जो पहले से आपकी कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से पैसा लगा के बैठे। लास्ट पॉइंट बचता है EIPO, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होगा, जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, मतलब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू मार्केट में शेयर्स इशू करती है। कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है, कंपनी उसके लिए एक रजिस्टर्ड ब्रोकर रखती है। वो रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होता है वो ये सारी डीलिंग्स को देखता है। कुछ नहीं है, बस ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, बाकी मीडियम्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी मीडियम्स भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, लेकिन इसको कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल करती है। एक रजिस्टर्ड ब्रोकर एक रख दिया उन्होंने, या एक छोटी सी टीम बिठा दी अपने पास, और वही लोग यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि मार्केट में कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे डायरेक्टली पैसा वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट। देखो, सेकेंडरी मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सेकेंडरी मार्केट में टिपिकली याद रखेंगे 5 पॉइंट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज होती हैं। मैं कोई बहुत होशियार चीज नहीं बता रहा, लेकिन जो है वो ये है, यू विल राइट सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, मतलब जो कि ऑलरेडी मार्केट में कंपनी के थ्रू इशू हो चुकी है, वो इस मार्केट में ट्रेड ऑफ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, कि ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होते हैं। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कंपनी के पास पैसा पहुंच चुका था। किसी इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे इस कंपनी में अब पैसा नहीं लगा के रखना है, वो किसी और पोटेंशियल इन्वेस्टर को वो शेयर्स बेच सकता है ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर उससे शेयर्स खरीदेगा और उस पोटेंशियल इन्वेस्टर को बेच देगा, जिसे उस प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जिसकी बंदे बेच रहा है। जो सेकेंडरी मार्केट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेकेंडरी मार्केट जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, वो कभी भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इनडायरेक्टली कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बिकॉज जिनके पास सरप्लस होता है वो पैसा लगाने को तैयार होते हैं, और जिनको पैसे की जरूरत होती है वो पैसा निकालने को तैयार होते हैं, और ये सारी डीलिंग होती है ब्रोकर के थ्रू। कंपनी को इससे कोई लेना देना, जैसे मैंने बताया, नहीं होता है। इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी नई कंपनी इसका पार्ट नहीं बन सकती है, सिर्फ वही कंपनीज पार्ट बन सकती हैं जो कि इन सेकेंडरी मार्केट्स में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो सब सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। तो जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट भी नहीं है। मतलब जो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स लेके आ रही है कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ
प्राइमरी मार्केट बट नॉट द सेकेंडरी मार्केट। फाइनल पॉइंट ये आता है कि इनकी एक ज्योग्राफिकल बाउंडेशन होती है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही प्ले करते हैं, इसके अलावा बाहर ये नहीं जा सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है तो दे विल बी वर्किंग इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओनली, इसके बाहर ये काम नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट्स थे सेकेंडरी मार्केट की जो आपको याद रखना जरूरी है। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछ ही टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें तो आप प्लीज हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव इट, एंड यस इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो टू लेट अस नो। एंड हां, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा है। धन्यवाद।